मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मानव पर्यावरण संबंध। और इस संबंध में बाद में विकसित हुए द्वैतवाद, जो नियतिवाद संभववाद के रूप में विकसित हुआ, और इन दोनों के बीच यानी इस द्वैतवाद के मध्य फिर ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा नवनिश्चयवाद का, नवनियतिवाद की एक नवीन संकल्पना देकर के इस द्वैतवाद का एक समाधान निकाला गया। नियतिवाद और संभववाद, जैसा कि हम जानते हैं 19वीं शताब्दी से पहले तक औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास इतना नहीं हुआ था, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर प्रकृति का असर, प्रकृति का सीधे तौर पर हम कह सकते काफ़ी हद तक असर मानव की तमाम गतिविधियों पर होता था। और इसी बात को नियतिवाद के रूप में कहा गया। स्पष्ट तौर पर अगर इसकी परिभाषा देखें तो मानव के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, आचार विचार आदि सारी तमाम गतिविधियों पर प्रकृति का सीधा नियंत्रण, प्रकृति का सीधा प्रभाव रहता है, और मानव के पास बहुत अधिक विकल्प नहीं होते। इस प्रकार की एक विचारधारा जो विकसित हुई, डेवलप हुई, उसको नियतिवाद के रूप में या निश्चयवाद के रूप में जाना जाता है। और प्रारंभिक काल से ही हम जो प्राचीन यूनानी और रोमन जो ज्योग्राफर्स थे वहाँ से प्रारंभ करें तो हेरोडोटस, स्ट्रेबो, टोलमी, इन विद्वानों से लेकर के बाद की चर्चा करें तो जो अरब भूगोलवेत्ता थे, अल मसूदी, इब्न बतूता, अल बेरूनी, इन सब के द्वारा, आगे हम अगर बात करें तो वरहार्ड वारेनियस महोदय द्वारा, उसके पश्चात हम जो आधुनिक चिरसम्मत या शास्त्रीय काल है उसके प्रारंभ की चर्चा करें तो हम्बोल्ट महोदय, रिटर महोदय द्वारा, उसके पश्चात इसी बात को बढ़ाते हुए रेडजेल महोदय ने, और इस प्रकार से ये श्रृंखला जुड़ती चली गई। और इसकी बहुत ही प्रखर वक्ता, प्रखर समर्थक के रूप में हमको अमेरिकन ज्योग्राफर एलन चर्चिल सैंपल महोदया दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत लंबी श्रृंखला ऐसी रही विद्वानों की। इन्होंने ये कहा कि मानव के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, आचार विचार पर प्रकृति का सीधा नियंत्रण रहता है और मानव के पास बहुत विकल्प नहीं होते। और इस बात को उन्होंने अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयत्न करा। इन्होंने न केवल उनकी भौतिक यानी शारीरिक संरचना पर, मानव की शारीरिक संरचना पर प्रकृति के प्रभाव की चर्चा की, बल्कि उनकी मानसिकता, उनके माइंड सेट, उनके कॉग्निजेंस, उस पर भी प्रकृति के प्रभाव को दर्शाया। उनकी नज़र में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लोग बहुत चतुर, वातावरण से अनुकूलन करने वाले और बहुत ही क्रियाशील रहते हैं। इसके विपरीत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने कहा कि ये वीर तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ आलसी भी होते हैं और इनमें क्रियात्मकता और सृजनशीलता नहीं होती। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया किस प्रकार से प्रकृति मानव की शारीरिक संरचना को भी निर्धारित करती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें वहाँ रहने वाले लोगों के पैर बहुत मजबूत होते हैं, तो समुद्र तटीय क्षेत्र में चूँकि नौका चालन की बहुत ज़रूरत रहती है तो वहाँ उनकी भुजाएं, विशेष करके कंधे और भुजाएं जो हैं वो प्रकृति प्रदत्ति बहुत मजबूत होती है, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह सही प्रकार से कर सके। किस प्रकार से अलग अलग शारीरिक संरचना होगी उसको भी प्रकृति निर्धारित करती है। निग्रोइड जो प्रजाति है उसकी अलग शारीरिक संरचना होती है जो अफ्रीकन देशों में देखी जा सकती है। कोकेसोइड प्रजाति जो यूरोपियन देशों में रह रही है उनकी एक अलग शारीरिक संरचना होती है। और मंगोलॉइड जो दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन वाले क्षेत्रों में है वहाँ की शारीरिक संरचना प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती है और एक भिन्न प्रकार की होती है। तो उनके खान पान, रीति रिवाज, खान पान को भी काफ़ी हद तक प्रकृति प्रभावित करती है। समुद्र तटीय क्षेत्र के लोगों का प्रमुख भोजन सी फूड, जिसमें मछलियाँ और वहाँ चूँकि चावल की खेती बहुत अधिक होती है तो इस प्रकार के होंगे। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे अन्य खाद्यान्न जिनमें गेहूँ और इस प्रकार के जो प्रमुख खाद्यान्न हैं उनका उपभोग ज़्यादा होता है। पहनावे पर उन्होंने सीधा सीधा इसका असर बताया। उन्होंने रीति रिवाज पर, आचार विचार पर, यानी मनुष्य की किसी भी गतिविधि पर सीधा सीधा नियंत्रण प्रकृति का रहता है। और हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, स्ट्रेबो, टोलमी से लेकर के वारेनियस महोदय, अरब ज्योग्राफर्स, उसके पश्चात आधुनिक काल में हम्बोल्ट, रिटर महोदय,
रेडजेल महोदय और एलन चर्चिल सेपल ने तो यहाँ तक कहा कि मनुष्य के प्रत्येक मनुष्य के रक्त की शिराओं, धमनियों, उसके हाड़, मांस, मज्जा, हर जगह प्रकृति के तत्व अंदर तक घुसे हुए हैं और जैसा प्रकृति चाहती है उस प्रकार से मानव को अपनी गतिविधियां करनी होती है। और चूँकि तब तक मानव द्वारा विकसित जो औद्योगिक विकास या अनेक जो वर्तमानकालीन हम विकास देख रहे हैं वो उस समय तक नहीं हुआ था, तो ये विचारधारा सर्वत्र छाई रही और नियतिवाद लंबे समय तक, नियतिवाद के संदर्भ में जो बातें हैं, जो विचार हैं, वो प्रभावी भी बने रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव ने अपने विकास के रास्ते खोले, वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता गया, तो कुछ विद्वानों और उसमें फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट जिसमें प्रमुख ब्लाश महोदय, ब्रूंश महोदय थे, उन्होंने ये कहा कि हर तरफ प्रकृति का नियंत्रण नहीं है। उन्होंने प्रकृति के दायरे को सीमित बताया और नई अवधारणा दी कि मानव के पास अपने विकास के, अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के अनेक रास्ते हैं और प्रकृति का जो अस्तित्व है, प्रकृति की जो स्थिति है, वो सलाहकारी निकाय से ज़्यादा नहीं है और इसलिए कहा गया नेचर इज़ नॉट मोर देन एन एडवाइज़र। प्रकृति सलाहकारी निकाय से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फेब्रे महोदय ने कहा देयर आर नो नेसेसिटीज़ बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज़ एंड मैन इज़ द की ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज़। सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है और इसकी कुंजी के रूप में हम मानव को देखते हैं। तो इस प्रकार की दूसरी विचारधारा विकसित होती चली गई जिसको बाद में कहा गया संभववाद, यानी अनेक संभावनाएं हैं और प्रकृति के जिस नियंत्रण की बात कही गई थी वहाँ अब ये कहा गया कि मानव ने चारों तरफ अपने विकास के द्वारा इस प्रकार के नए आयाम, नए सोपान स्थापित कर दिए हैं कि प्रकृति का नियंत्रण की बात करना बेईमानी है। मानव ने अपनी गतिविधियों से इतना विकास कर लिया है कि अब प्रकृति की जो अस्तित्व है, प्रकृति का जो स्थिति है, वो सलाहकारी निकाय से ज़्यादा नहीं है, वो सलाह दे सकती है। तो इस प्रकार की एक अवधारणा और धीरे धीरे ये संभववाद इतना भी विकसित हुआ कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, इस प्रकार की बातें भी कही जाने लगी। ब्लाश महोदय, ब्रूंश महोदय, फेब्रे, डिमाजिया ये संभववाद के प्रबल समर्थक थे और इस तरीके से नियतिवाद और संभववाद के बीच में एक डाइकोटोमी, एक द्वैतवाद खड़ा हो गया। अनेक विद्वान नियतिवाद के समर्थक थे तो दूसरी ओर अनेक विद्वानों ने संभववाद का भी समर्थन किया और ये डाइकोटोमी या ये द्वैतवाद तेज़ी से बढ़ता चला गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हर और मानव जो संभववाद के समर्थक के उनके पास कई तर्क थे। उन्होंने कहा अब प्रकृति के प्रतिबंध जैसी कोई स्थितियाँ नहीं रही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतकटिबंध की फसलें उगती हैं, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में उष्ण या शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु जैसी संभावनाएं पैदा करके वैसी फसलें प्राप्त की जा सकती है। वातावरण का अनुकूलन किया जा सकता है। हम वर्तमान में देखते हैं जिस प्रकार से बहुत बाहर गर्मी होते हुए भी अंदर एसी या वातानुकूलित जो संयंत्र है उसका प्रयोग करके हम तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं। हीटर का प्रयोग करके जो सामान्य बहुत ठंडे तापमान है उनको बढ़ा दिया जाता है कृत्रिम रूप से। कहीं कहीं कृत्रिम वर्षा की बात की जाती है। मानव ने आसमान से लेकर के, नभ से लेकर के और समुद्र के जो नीचे उसका तल है, निम्नतम तल, वहाँ तक अपनी पहुँच बना ली है और खान पान, रीति रिवाज, आचार विचार, इस पर अब पूरी दुनिया में कोई प्रकृति का नियंत्रण नहीं रह गया है। हम भारत में बैठे विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद ले सकते हैं तो अमेरिका में बैठे लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो प्रमुख भोजन है उनका आनंद ले सकते हैं। खान पान, रीति रिवाज, इन सब पर प्रकृति का वैसा नियंत्रण नहीं रह गया है। विज्ञान ने कई बातों को संभव बना दिया और इसीलिए संभववाद के समर्थकों ने कहा देयर आर नो नेसेसिटीज़ बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज़। और ये द्वैतवाद, ये डाइकोटोमी बढ़ती चली गई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं जब कोई भी बहस बढ़ती है, कोई भी इस प्रकार का वैचारिक संघर्ष बढ़ता है तो कोई ना कोई उसका हल निकल के ज़रूर आता है और इसका भी हल निकल कर के आया। ऑस्ट्रेलिया के महान ज्योग्राफर, महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर महोदय ने न तो प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण की बात को स्वीकारा, न उन्होंने मानव द्वारा प्रकृति पर विजय की बात को स्वीकारा, बल्कि उन्होंने कहा कि इन दोनों का समन्वय। और उन्होंने कहा मानव अपना विकास कर रहा है
प्रकृति सलाह तो दे सकती है, पर उसकी गति उसकी जो विकास करने की जो दिशा है, उस दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकती। और उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जो ट्रैफिक हवलदार होता है, ट्रैफिक हवलदार कुछ समय के लिए हम किसी स्थान विशेष पर हमको रोक सकता है, लेकिन वो हमारी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता। तो मानव के विकास की दिशा को प्रकृति निर्धारित नहीं कर सकती है, और मानव और प्रकृति का ये जो संतुलन है, यही आगे चल कर के और मानव के भी या पूरी प्रकृति के भी, इस पूरी पृथ्वी के भी विकास की एक नई गाथा लिखेगा। तो उन्होंने मानव प्रकृति के अंतर संबंधों पर जोर दिया, और न तो मानव के प्रकृति पर विजय की बात को उन्होंने स्वीकारा, न उन्होंने प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण की बात को स्वीकारा, बल्कि इन दोनों के बेहतर समन्वय को उन्होंने मानव के विकास का सबसे अच्छा रास्ता बताया, और ट्रैफिक हवलदार के उदाहरण से उन्होंने समझाने का प्रयत्न करा। और इस अवधारणा को कहा गया नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद, अर्थात नियतिवाद और संभववाद या निश्चयवाद और संभववाद के बीच की जो डाइकोटोमी थी, जो द्वैतवाद था, उसको समाप्त करते हुए नवनिश्चयवाद के रूप में एक रास्ता निकालने का काम किया। और इस प्रकार से आगे चल कर के इस द्वैतवाद पर कहीं न कहीं विराम लगा, और जो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा है वो भी इसी दिशा को आगे बढ़ाती है। और हम तो उससे भी आगे बढ़ कर के माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इस प्रकार की अवधारणा को लेकर के चलते हैं। मानव प्रकृति के अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन ही भूगोल है, इस प्रकार की अवधारणा को भारतीय चिंतन ने आगे बढ़ाया है। तो नवनियतिवाद का जो संदेश था वो इसी विचार से कहीं न कहीं मिलता जुलता था। तो ये मानव पर्यावरण संबंध के दिशा में नियतिवाद और संभववाद की जो द्वैतवाद था, उसका एक सुखद अंत नवनिश्चयवाद के रूप में हुआ। इससे संबंधित अगला विषय हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।